हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने संगम काल वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। 2 पार्ट हमने ख़त्म कर लिए थे। आज ये तीसरा पार्ट है। आज जल्दी ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? संगम काल का 3rd पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे और ये वाला चैप्टर ख़त्म करेंगे। देखिए, आप लोग रिवाइज करते रहिएगा और नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन तो पढ़ाया भी नहीं जाता। रोज़ 20-25 तो मैक्सिमम होता है और 15-16 ये मिनिमम होता है। इतना ही पढ़ाया जाता है। एक दिन में इतने क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हो आराम से। और बहुत बड़े भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता कि नहीं हो पाएगा, है ना। आधा 1 घंटा का टाइम निकाल के रोज़ आप रिवाइज़ करते रहो और मतलब अच्छे से ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो, ठीक है। ठीक है, चलिए अच्छे शुरू करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आज ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। देखिए, कह रहा है संगमकालीन राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। क्या असत्य है? असत्य पूछ रहा है। पहले दिया है कि पहले दिया हुआ कि इस युग में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था और पूछ रहा है असत्य। ये वाला हमारा सत्य है। दूसरा कह रहा है समकालीन ग्रंथों में चक्रवर्ती राजा की अवधारणा अज्ञात थी। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है। गलत इन द सेंस ये वाला सही हो जाता है। मतलब असत्य पूछ रहा है, ये वाला असत्य है। तीसरा कह रहा है राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था। ये सही है और इनमें से कोई नहीं। ये वाला ये तो छोड़ ही देंगे, इसमें से कोई मतलब ही नहीं है। पूछ रहा कौन सा असत्य है, तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कह रहे हैं कि जो चक्रवर्ती राजा की अवधारणा अज्ञात थी तो नहीं। एक इधर लिख देते हैं एक पुरुनानरु नाम की एक बुक है। ये क्या है? बुक है जिसमें चक्रवर्ती राजा की अवधारणा दी गई है, ठीक है। और बोल रहा है कि अवधारणा अज्ञात है, इस वजह से ये वाला गलत हो जाता है। और लिखा हुआ है नेक्स्ट वाला कि राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था। कौन कौन से वो परिषद है देख लेते हैं। जो अंकुश लगा देते थे निरंकुशता पर, कौन कौन से है वो परिषद। तो पहला होता था मंत्री। पहला कौन था? मंत्री था। इसको और क्या बोलते थे? अमेच्चार बोलते थे। अमेच्चार बोलते थे, ठीक है। और दूसरा हो गया सेना नायक। तो इसको क्या बोलते थे? सेनापतियार। मतलब ये हेड है, ठीक है। जैसे मंत्रियों का हेड उसको क्या बोलते थे? अमेच्चार। सेना नायक उसका हेड बोलते थे सेनापतियार। और तीसरा हो गया हमारा गुप्तचर। जो इनका हेड होता था उसको क्या बोलते थे? उर्रार। उर्रार बोलते थे। और चौथा है पुरोहित। इसके हेड को क्या बोलते थे? पुरोहितार। और ये हो जाएगा 5वां राजदूत। तो ये क्या हो जाएगा? दूतार, ठीक है। ये जो थी ये 5 परिषदें ऐसी थी जो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी। तो बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, तो ये क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा लेखक अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग करने के लिए जाना जाता है? पहला है भास, फिर भवभूति, क्षेमेंद्र और श्रीहर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षेमेंद्र। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इनकी कुछ और बुक हैं इसी से संबंधित, व्यंग से संबंधित इनकी कुछ और बुक्स हैं।
कौन कौन सी हैं? तो एक है नर्ममाला, और दूसरा है देशोपदेश। और जो इनकी सबसे अच्छी बुक थी, सर्वश्रेष्ठ, मतलब जो सबसे अच्छी बेहतरीन वाली बुक थी, उस बुक का नाम है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी, ठीक है। 3 इनकी इम्पोर्टेंट बुक है, नर्ममाला, देशोपदेश और बृहत कथा मंजरी। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला कह रहा है हमारा कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला है कि हरि सिंह, राम सिंह, मति सिंह और श्याम सिंह। तो और अगला ऑप्शन भी दिया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, है ना। 5 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है हरि सिंह। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह। इनके बारे में कुछ बातें हैं कि ये साहित्य के महान संरक्षक थे, कला व साहित्य के, कला व साहित्य के महान संरक्षक थे। और इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी, स्टार्ट किया था इन्होंने। तो पूछ सकते हैं ना पंजी व्यवस्था किस राजा से संबंधित है? तो हरि सिंह से संबंधित है, तो इसलिए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ना, यही कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला देख लेते हैं, लिखा है कर्पूर मंजरी हर्ष। देखिए यही हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि कर्पूर मंजरी नाम की बुक राजशेखर की है। किसकी है? राजशेखर। दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, कालिदास। मतलब मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तो तब पहले चैप्टर में मैंने बताया था, शायद हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में मैंने बताया था ये वाला। और ये मुद्रा राजस्व विशाखदत्त, ये भी मैंने वहीं बताया था। सौदरानंद अश्वघोष की है, ये सही है, पर ये मैंने वहाँ नहीं बताया था। ये दोनों को मैंने बताया था, तो ये तो आपको स्टार्टिंग से ही याद होगा। ये एक नया नया याद करना पड़ेगा। सौदरानंद ये अश्वघोष ने लिखा हुआ है, और कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की। पहला वाला हमारा सही नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन ने कह रहा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? पहला है अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज और विद्याधर। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा बी, कुमारपाल। देखिए कुमारपाल कौन थे? तो ये चालुक्य वंश का शासक था, गुजरात के चालुक्य वंश का। कहाँ पर इनका शासन होता था? गुजरात में। किस वंश से संबंधित थे? चालुक्य वंश, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? पहला है कि राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। दूसरा है प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही। तीसरा है विनिमय पत्र। और चौथा सामंतों द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विनिमय पत्र। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें ये जो क्या कहते हैं विनिमय पत्र, इसमें जो ऋण आप लेते देते हैं, व्यापार और ऋण का लेखा जोखा होता था इसमें। इसमें लिखा जाता था, ठीक है। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
कह रहा कर्नाट वंश का संस्थापक। अभी आपने पढ़ा कर्नाट वंश का अंतिम शासक, अब पढ़ रहे हो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। पहला है नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव और हरिदेव। चौथा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नान्यदेव। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नान्यदेव। तो देखिए नान्यदेव हैं, इन्होंने स्थापना की, संस्थापक हैं। ये कब की थी, कर्नाट वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1097 से 98 ईस्वी के बीच में। और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो किसको बनाया था? सिमरावगढ़ को बनाया था, सिमरावगढ़। और जो एक सेकेंड, एक पॉइंट और मैं बता देती हूँ। जो ये क्या कहते हैं, कर्नाट वंश का शासनकाल है, जो कर्नाट वंश है, इसको और क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते थे? तो मिथिला का स्वर्ण युग बोलते थे, मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए पूछ सकता है ना मिथिला का स्वर्ण युग किस काल को कहते थे, या बोलते मिथिला का स्वर्ण युग का संस्थापक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? पहला मयूर शर्मन, हरिचंद्र, दंतदुर्ग और हर्ष। 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से राइट आंसर है सी नंबर। सी आपका राइट आंसर है दंतदुर्ग। दंतदुर्ग ने करवाया था। दंतदुर्ग था कौन ये भी जान लीजिए। दंतदुर्ग कौन था, ये कहाँ गया? दंतदुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था कौन? दंतदुर्ग। और इनकी जो राजधानी थी, तो इनकी जो राजधानी थी वर्तमान में जो कर्नाटक का गुलबर्गा क्षेत्र है, राजधानी कर्नाटक का गुलबर्गा क्षेत्र, गुलबर्गा क्षेत्र वो इसकी इनकी राजधानी थी। इन्होंने ये जो यज्ञ करवाया वो कहाँ करवाया? तो उज्जैन में इन्होंने करवाया था ये कार्य। ये यज्ञ जो करवाया था उज्जैन में करवाया था। ठीक है, देखिए लिखा है एक वो आया है, इसमें एक वर्ड है, कहाँ गया? मयूर शर्मन। ये लिखा हुआ है मयूर शर्मन, ये है। मयूर शर्मन कौन थे ये भी जान लीजिए। ये कदम्ब वंश के संस्थापक थे। कदम्ब वंश के संस्थापक। जो हर्ष हैं ये कौन थे? हर्ष जो थे ये पुष्यभूति वंश के शासक थे, पुष्यभूति वंश के शासक थे। देखिए लिख देते हैं, समझ जाइएगा। पुष्यभूति वंश के शासक थे, संस्थापक नहीं थे। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये शासक थे, संस्थापक नहीं थे। ठीक है, और इनके टाइम पीरियड में एक अच्छा काम बहुत हुआ पुष्यभूति के टाइम पीरियड पे, कि ये जो प्रयागराज वाला क्षेत्र है, यहाँ हर 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित होता था। कब होता था? 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में एक समारोह होता था। उसको क्या बोलते हैं? उस समारोह का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसका नाम है महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद।
अरे सॉरी, ठीक है। तो इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है भुवन कोश। भुवन कोश, अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ देखिए, भुवन कोश जो है वो किससे संबंधित है? भूगोल से संबंधित ग्रंथ है। ये सारे ग्रंथ हैं, ठीक है। पहले तो ये जान लीजिए ये सब क्या है, ग्रंथ है, था लिखा हुआ है। और ये किससे संबंधित है? ये है, ठीक है। तो भुवन कोश किससे संबंधित था? भूगोल से संबंधित था। अगला दिया हुआ है कि वृहद जातक। वृहद जातक किससे संबंधित है? ज्योतिष विद्या से। तो देखिए पहले का 4, देखिए पहले का 4 कहाँ दिया? तो 2 में दिया हुआ है, तो ये तो कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। दूसरा वृहद जात ज्योतिष से, तो दूसरा दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। अगला जानना पड़ेगा 10 रूपक। 10 रूपक नाट्य कला से संबंधित है, तो 10 रूपक नाट्य कला, ये देखिए तीसरा, तो ये वाला बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाला है मांसाहार, ये वास्तुकला से संबंधित था। इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा मतलब। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटे सार्वजनिक बाजारों तथा बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच के स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है? पहला है मंडपिका, तेवराम, गढ़ और अग्रहार, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंडपिका। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया कि पूर्व मध्यकालीन भारत में सांप्रदायिक धार्मिक समूहों का विकास हुआ, इसमें से भक्ति पूजा पर बल देने वाले सिद्धांतवादी संप्रदाय लोकप्रिय हुए। पहला हमारा कथन ये कह रहा है और ये सही है एकदम। और देखिए इसमें पूरा क्वेश्चन आया नहीं है, अगला पेज ले लेते हैं, इसमें है अगला ऑप्शन। देखिए क्या कह रहा है कि मंदिर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यों के गतिशील स्थल बन गए। दूसरा ऑप्शन हमारा ये कह रहा है, तो जिसमें से ये वाला भी हमारा सही है। तीसरा कह रहा है पूर्व मध्यकालीन भारत के शहरी केंद्रों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, इनमें से एक को प्रशासनिक शहर और दूसरे को वाणिज्यिक शहर कहा जाता है। ये हमारा गलत है, देखिए कहा जा सकता है, केवल हमारा गलत है, क्योंकि उस टाइम पीरियड को 2 वर्गों में विभाजित करना संभव ही नहीं था किसी भी तरह से। तो इस वजह से इसमें कह रहा है कि 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक प्रशासनिक शहर और दूसरा वाणिज्यिक शहर। तो ये नहीं विभाजित हो सकता था, इस वजह से ये वाला गलत है। चौथा कह रहा है चूंकि मंदिरों के विभिन्न सामाजिक समूहों को आकृष्ट किया, इस प्रकार उन्होंने अपवर्जन के पक्षधरों का विरोध किया। ये वाला भी हमारा सही है। तो पहला वाला सही था, दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उनके लिखे जाने के क्रम में कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए इसको व्यवस्थित कर देते हैं। लिखा हुआ है मिताक्षरा। मिताक्षरा जो टाइम पीरियड है इसका 11वीं शताब्दी के, हाँ ये मिताक्षरा कब था? 11वीं शताब्दी में। दूसरा था मानसोल्लास, है ना, ये 12वीं शताब्दी में। तीसरा था विक्रमार्जुन विजय, इसका टाइम था 10वीं शताब्दी। फिर था चतुर्वर्ग चिंतामणि,
ये इनका जो शुरुआत टाइम था वो 13 था। तो अब आप लोग मिलाइए कालक्रम के अनुसार से, ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। 2 3 1 4 कहाँ पर है? पहले आ जाएगा तीसरा, तो पहले 3 कहाँ है? ये देखिए, ये वाले ऑप्शन में पहले 3 है ना, ये पहला हो जाएगा, तो ये 3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं। लिखा हुआ कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है प्रशासक और दूसरा है विभाग। कौन सा प्रशासक किस विभाग से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मिलान वाले क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पीसीएस में 4-5 क्वेश्चन आपको इस तरह मिलेंगे पूरे सिलेबस से, 4-5-6 क्वेश्चन को मिल जाए मिलान वाले क्वेश्चन, वो मतलब उनका फेवरेट है ये मिलान वाला। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भंडारगाराधिकृत है ना, भंडाराधिकृत ये किससे संबंधित है? तो ये कोष से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा है कि दशापराधिक किससे संबंधित है? न्याय से संबंधित है। फिर है महाशपटलिक, इतनी अजीब सी हिंदी है ना, महाशपटलिक ये अभिलेखागार से संबंधित है, यहाँ पे जाओ। और सौल्किक संबंधित है राजस्व से। तो देखिए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 1 का 4 है ना, दूसरे का दूसरा है 1 4 2, और महाशपटलिक ये 1 से संबंधित है, और फिर ये सौल्किक है 3 से संबंधित। 4 2 1 3, 4 2 1 3, एक सेकंड, ये ऑप्शन दिया हुआ है 4 2 1 3, तो देखिए 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी में है ना, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेख पद्धति से वर्णित विक्रय दस्तावेज दासी पत्र विधि 1230 ईस्वी के अनुसार सही नहीं है? पहला कह रहा है दास हासिल करने का महत्वपूर्ण स्रोत युद्ध बंदी थे, और दूसरा कौन सा सही नहीं है? पहला वाला तो एकदम सही है। दूसरा कह रहा है दास खुले बाजार में बेचे जाते थे, ये भी सही है। देखिए यदि दास आत्महत्या करे तो मालिक को उत्तरदायी होना चाहिए और उसे दंड मिलना चाहिए, देखिए ये गलत है। अगर दास आत्महत्या कर ले तो मालिक उत्तरदायी नहीं होता है, मालिक उत्तरदायी बिल्कुल भी नहीं होता है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर चौथा है कि दस्तावेज, गलत का मतलब फिर वही है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा इस तरह में, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा। फिर अगला कह रहा है दस्तावेज के कार्यान्वयन के लिए रक्षपाल और शहर के निवासियों का गवाह के रूप में चुना जाना, ये वाला भी हमारा सही है। मतलब कह रहा है कौन सा सही नहीं है? तीसरा वाला सही नहीं है, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। फिर मिलान का एक क्वेश्चन आ गया, इसमें मिलान वाले बहुत क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए तो आते हैं ऐसे। देखिए राजवंश दिया हुआ है और संस्थापक दिया हुआ है। तो देखिए कह रहा है उत्तरगुप्त किससे संबंधित है? उत्तरगुप्त वंश किससे संबंधित है? कृष्णगुप्त से संबंधित है। मौखरी वंश है, अश्वपति से संबंधित है। पुष्यभूति वंश है, नरवर्धन से संबंधित है। वर्मन है, ये वर्मन वंश ये है पुष्यवर्मन से संबंधित। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 जिसमें दिया वही वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन छोटा सा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इष्टिका मंदिर, इष्टिका मतलब ईंटों से निर्मित, इष्टिका मतलब क्या होता है? ईंटों से निर्मित। पहला है दीनाजपुर
का बेग्राम मंदिर पहला वाला है, जो कि एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि वर्धमान, जो कि पश्चिम बंगाल का सतदेवलिया मंदिर है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि बहुलारा या बांकुरा, पश्चिम बंगाल का सिद्धेश्वर मंदिर, ये भी सही है। तो ये वाले तो बन ही रहे हैं तीसरे। चौथा कह रहा है भुवनेश्वर का वैताल देउल मंदिर। देखिए ये हमारा गलत है। भुवनेश्वर का वैताल देउल मंदिर ये किसमें से, ये पत्थर से निर्मित है, पत्थर से निर्मित है। और इसकी जो दीवारें हैं वहाँ पे क्या चित्र बने हुए हैं, तो यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मंदिर है, मूर्तियाँ तो रहेंगी ही। और यहाँ पर हैं फूल पत्ती पशु, फूल पत्ती पशु, ये सारी चीज़ें इसकी दीवार में उघृत किए गए हैं। तो और ये किसमें से बना, पत्थर से, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित है। पहला है भीतरगांव मंदिर कानपुर, ये सही है, ईंटों से निर्मित है। कहाँ पर है, यूपी में। दूसरा कह रहा है परशुरामेश्वर मंदिर खजुराहो। देखिए ये ईंटों से निर्मित नहीं है, ठीक है, ये ईंटों से निर्मित नहीं है। तो पहला वाला हमारा निर्मित है, देख ले। अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है लक्ष्मण सिंह खजुराहो मंदिर, ये भी निर्मित नहीं है। और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये वाला मंदिर भी ईंटों से निर्मित है। तो पहला और चौथा निर्मित है, तो पहला और चौथा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब एक बार देख लेते हैं। सही है, देखिए लिखा है भीतरगांव मंदिर कानपुर में है ना, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर ये मंदिर है जो कि सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ईंटों से निर्मित मंदिर है। सबसे प्राचीन ईंटों से, सबसे बड़ा ईंटों से बना मंदिर, सबसे बड़ा भी है, ठीक है। आप लोग लिख लेना, तो मुझसे कुछ छूट जाए तो बोल तो रही हूँ, सुन के लिख लिया करिए, ठीक है। सबसे बड़ा मंदिर है और ये गुप्त काल में बनाया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये बना कब था, तो गुप्त काल में बना था। अच्छा, इनकी दीवारों पे क्या क्या है। इनकी दीवारों पे है शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा, नर नारायण, सीता। आदि की प्रतिमाएं मिलती हैं। इतने भगवान यहाँ पर हैं, ठीक है। अब लिखा है परशुरामेश्वर मंदिर, ये खजुराहो एमपी में है। ये कहाँ पर है, ये एमपी में है। तो ये मंदिर देखिए, ये नहीं यार, इसमें खजुराहो दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। देखिए खजुराहो में नहीं है ये मंदिर, ये देखिए ये गलती से प्रिंट हुआ है। एक सेकंड आप लोग रुकिए, मैं बताती हूँ। परशुरामेश्वर मंदिर ना, ये कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है।
उड़ीसा, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है ये मंदिर। और ये मंदिर, ये सबसे खास बात क्या है, इस मंदिर की सबसे खास बात क्या है कि ये पहली बात तो पत्थर के टुकड़ों पे बना है, पत्थर के टुकड़ों से बना है और बिना ईंटा गारा के जोड़ा गया है। गारा चूना के बिना इसको जोड़ जोड़ के बनाया गया है। ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है, एक के ऊपर एक रख रख के इसको जोड़ा गया है, एक के ऊपर एक रख कर इसको जोड़ा गया है, जोड़ जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। फिर अगला देखिए, कह रहा है ये जो लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो का, ये मतलब ये खजुराहो में ही है, एमपी में स्थित है, ठीक है। और इसको बनवाया किसने है, तो चंदेल शासक, जो चंदेल शासक यशोवर्मन थे, यशोवर्मन, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। कब बनवाया था, एक सेकेंड, 930 से 950 ईस्वी पूर्व इसको बनाया था। इसमें एक खास बात ये है कि इसमें जो प्रतिमा बनी है वो विष्णु भगवान की है और 3 मुखी प्रतिमा है, ये त्रिमुखी प्रतिमा, त्रिमुखी प्रतिमा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये जो लक्ष्मण मंदिर सिरपुर है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये ईंटों से निर्मित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर देखिए, ये भी विष्णु को समर्पित है। और ये कब बना था, 625 ईस्वी से 650 ईस्वी में बना था, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत बड़ी आज की क्लास हो गई। तो ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। और आज से ये क्लास और ये वाले चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया, अभी नेक्स्ट चैप्टर से कल से पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।